अब हम Yes, sir. और जिसको हम P अपॉन Q की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि मैं इसको क्रॉस करूंगा, उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय या इंग्लिश में बोलेंगे इररेशनल, इररेशनल अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जरा बताओ कोई एक अपरिमेय संख्या सुमित। सर जो नंबर के रूप में लिख सकें। नंबर के रूप में मतलब सर जैसे P बटा Q। नहीं, उसका एक उदाहरण दो, उसका एग्जाम्पल दो। जैसे परिमेय संख्या या रैशनल नंबर का ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया 3/4। इसी प्रकार से मुझे इररेशनल का एक उदाहरण दो। कौन बताएगा? चलो सोनिया थापा बताएगी। सोनिया थापा बताओ एक इररेशनल नंबर का एग्जाम्पल। शाबाश, कौन बताएगा? अपना माइक ऑन रखो, तभी फायदा है क्लास में अटेंड करने की। अगर आप लोग बात नहीं करोगे तो फिर क्या, फिर तो मैं एक वीडियो भेज दूंगा, आप वीडियो देख लो, फिर क्लास में बैठने का क्या फायदा? सर स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2, वेरी गुड। सर स्क्वायर रूट 2 5। स्क्वायर रूट 5। हाँ, स्क्वायर रूट 5, वेरी गुड। तो ये जो नंबर है ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसको हम P अपॉन Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है सुमित? यस सर। हाँ, अब जैसे अब मैं एक रैशनल नंबर का उदाहरण दूंगा। रैशनल यानी कि परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर में क्या होता है, या तो हम उसको कोई भी नंबर है, जैसे 3, क्या 3 रैशनल नंबर है? यस सर, बिकॉज हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। तो 3/1 तो P3 आपका P हो गया। Also 1Q। और 1 मीन्स जो ये पूछो सुमित, यस सर। क्या पूछ रहे थे? जल्दी बोलो ना। यस सर। सर 3 की जगह 4 हो तो कुछ भी हो, अगर आप 4 हो तो 4 को भी तो आप 4/1 लिख सकते हो, क्योंकि जो 4 है वो इक्वल है, उसको हम 4/1 लिख सकते हैं। जब 4/1 लिख सकते हैं उसका मतलब है ये परिमेय संख्या है। 4 भी परिमेय संख्या है। यस सर। अगर अब मैं कहता हूं अच्छा मेरे को, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अब मैं, ये तो होल नंबर्स हो गए, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। जैसे आपके 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, ये इन सबों को आप /1 लिखोगे, डिवाइडेड बाय 1 लिखोगे, तो ये सारे रैशनल नंबर माने जाएंगे। इसी तरह अगर हम इंटीजर्स देखें, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स कौन बताएगा? शाबाश। इंटीजर्स होते हैं कि ये जो होल नंबर्स हैं, जैसे 3, 4, 5, 8, इनके अलावा नेगेटिव नंबर भी
अगर हम जोड़ दें, यानी कि -3, -4, ये सारे ही इंटीजर्स कहलाते हैं, इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा -3, तो -3 को भी मैं -3/1 लिख सकता हूं, तो ये भी इसका मतलब है रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं P/Q की शक्ल में लिख सकता हूं। तो यहां तक तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर, जिसको हमने दशमलव के रूप में अगर हम किसी नंबर को लिखेंगे, डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर में जैसे 5.3, क्या ये परिमेय संख्या है? Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q. हाँ, इसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो 5/3 क्या होगा P/Q की शक्ल में? 3/10. Sir, 53/10. वेरी गुड, 53/10, यानी कि 5.3 53/10 के बराबर है, और 53/5 जो है वो तो P/Q की शक्ल है। इसका मतलब है जो ये वाला नंबर है 5.5.3, ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर है। ठीक है। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, या मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको दोहरा रहा हूं। अब हमने देखा 5.3, इसमें जो डेसिमल, जो फ्रैक्शनल हिस्सा है, ये तो होल नंबर है, ये तो पूरा पूरा है 5, और ये जो 0.3 दिखाता है, ये जो डिजिट है, ये एक हिस्सा दिखाता है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल नंबर है। सो 5.3 को अगर आप ध्यान से देखोगे, 5.3 को ध्यान से देखोगे, इसमें आगे नंबर नहीं चल रहा है, आगे हम नंबर खत्म हो गया, यानी कि ये सारा 0 है। तो 5.3 लिखेंगे अब। लेकिन अगर मैं कहता हूं एक नंबर है 10/3, इसको डेसिमल नंबर में लिखो, ये जो नंबर है इसको डेसिमल फॉर्म में लिख के बताओ, तो कैसे, क्या आएगा? डेसिमल नंबर क्या आएगा इसका? शाबाश, कौन बताएगा? हाँ, Sir, 3.3 bar. 3.3333, वो चलते ही जाएगा। यानी कि हम उसको कैसे लिखते हैं? या तो हम लिखते हैं 3.33 Bar. डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है ये 3 जो है, ये वाला, ये बार बार रिपीट होगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3.3, जो बार बार दोहराया जाएगा, रिपीट होगा, उसके ऊपर एक बार लगाते हैं। ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होता है खत्म होना, टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं हो, नॉन मतलब जो नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये, इसका अंत नहीं होगा, लेकिन साथ में ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसके आगे लिखेंगे रिपीटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वाले जो डेसिमल नंबर हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं लेकिन उनका अंत नहीं होता है, वो भी रैशनल नंबर होते हैं, वो भी परिमेय संख्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। कैसे? जैसे मान लो यही 3.33 है, 3.3 बार, या
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.33 डॉट 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 डॉट। अब मेरे को ये दिखाना है कि ये जो नंबर है 3.3 बार, इसको मैंने दिखाना है कि ये रैशनल नंबर है, विच मीन्स इसको मैंने P अपॉन Q की शक्ल में दिखाना है। तो ये 33/10 थोड़ी ना है, 33/10 ये तो रिपीट हो रहा है। तो अगर तो सिर्फ 3.3 होता, तो अगर 3.3 होता तब तो मैं इसको लिखता 33/10, लेकिन ऊपर बार भी है, यानी कि ये जो ये जो बार है, ये तो ये इसका मतलब है ये 333 चलते ही जा रहा है। अब इसको कैसे मैं दिखाऊंगा P अपॉन Q की शक्ल में? तो इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स सीखे थे। क्या स्टेप सीखा था हमने? जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे 3.333 ऐसे है, इसको मेरे को P अपॉन Q की शक्ल में दिखाना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं देखता हूं, हाँ पहले मैं देखता हूं कि कितने डिजिट रिपीट हो रहा है। जैसे 3.3 बार, यानी कि एक डेसिमल के बाद एक प्लेस, वन प्लेस जो है वो रिपीट हो रहा है। तो मैं इस पूरे नंबर को, यानी कि इस पूरे नंबर को मैं ऊपर लिखूंगा लेट मतलब मान लो, लेट दिस नंबर बी इक्वल टू एक्स। तो मैंने क्या मान लिया कि ये जो नंबर है 3.333, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसको मैंने x मान लिया। फिर दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप हमने सीखा कि जितने डिजिट रिपीट होते हैं, जैसे इसमें एक डिजिट रिपीट होता है, तो मैं इसको एक 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये मेरे पास इक्वेशन है, तो मैं अगर x 3.33333 है, तो इसको अगर मैं 10 से गुना करता हूं, लेफ्ट को भी 10 से गुना किया, वो 10x बन गया, और जब मैं राइट को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो उसको क्या हो जाएगा सर? 33.333। हाँ, तो जब मैं इस नंबर को, ध्यान से देखो, जब मैं इस नंबर को 10 से गुना करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमने देखा है कि ये जो दशमलव का पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, ये एक स्टेप, क्योंकि 10 में एक 0 है, एक स्टेप ये राइट को चला जाएगा, यानी कि 10x किसके बराबर बन जाएगा? 33.333। ये 0.33 तो रिपीट होते जाएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई हमको। ये हमारी पहली इक्वेशन है, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब यहां से मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया, एक हिंट मिल रहा है कि अगर मैं इस दूसरी से पहली इक्वेशन को माइनस करूं, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि 2 में से पहली इक्वेशन को माइनस करूं, तो 2 के नीचे मैं पहली इक्वेशन लिखूंगा। तो ये अगर मेरी दूसरी इक्वेशन है, इसके नीचे मैं पहली इक्वेशन को लिखूंगा। पहली इक्वेशन क्या है? x, ये पहली इक्वेशन है। सो x किसके बराबर है? 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब इससे क्या हिंट मिला, इससे क्या फायदा हुआ कि अगर मैं इनको आपस में माइनस करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा, तो मैं ये देख सकता हूं कि क्योंकि ये डॉट जो डेसिमल के बाद वाले नंबर है, ये जब डेसिमल के बाद ये माइनस हो जाएंगे, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, यानी कि ये जो रिपीट हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला भी रिपीट हो रहा है और नीचे वाला भी सेम नंबर रिपीट, डेसिमल नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये तो सारे 0 हो जाएंगे। यानी कि ये जो डेसिमल के बाद है, ये तो 0 हो गया, और 33 में से 3 निकल गया, तो
क्या मिला? 30. 30. तो 30.00 इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है, और 10 में से एक 10x माइनस 1x, क्योंकि x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा? 9x. तो मेरे को एक नई इक्वेशन मिल गई, तीसरी इक्वेशन, कि 9x 30 के बराबर है. सो x किसके बराबर होगा? 30 को 9 को जब मैं यहां लाऊंगा वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ 9 से डिवाइड हो जाएगा. और इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, अच्छा अब x, मेरा x क्या था? x अगर आप शुरू में देखोगे, हमने x किसको बनाया? 3.3. इसको. और यही अब मैं यहाँ पे x की जगह फिर से वही लिखता हूं, x की जगह में 3.33 डॉट 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 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 9. तो यही तो आंसर है. मेरे को करना क्या था कि ये जो नंबर था जो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटिंग है, उसको मुझे P अपॉन Q की शक्ल में लिखना था. तो ये मेरा P है, ये मेरा Q है. तो ये मैंने प्रूव कर दिया, मैंने हल कर दिया कि ये जो नंबर था इसको भी मैं रैशनल नंबर की शक्ल में लिख सकता हूं. अब अलग बात है, 30/9 को आप सिंपल फॉर्म में और 30/9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो. 3 से दोनों को डिवाइड करो. 10/3. तो आंसर 10/3. तो 10/3 आंसर लिखो या 30/9 लिखो, दोनों तो P अपॉन Q की शक्ल है. और हमको तो यही प्रूव करना था कि ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है. ये सब उनको समझ में आ गया? तो इसमें कोई भी, इसमें कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे 2.3 मान लो 37, और इन दोनों के ऊपर मैंने अगर बार लगा दिया तो इसका क्या मतलब होगा? ये कैसा नंबर है? 2.37 37 37 37. तो अब ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, और मेरे को दिखाना है कि ये नंबर भी P अपॉन Q की शक्ल में. तो हमने क्या सीखा था कि जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने जीरो से पहले इसको हम x मान लेंगे. तो पहले हम x लिखेंगे 2.37 और इसको अब हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम इसको 100 से करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं. तो 100x जो है वो, अब इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल 2 प्लेसेस यहां चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा. तो मेरे को क्या मिलेगा? 237.3737. अब मेरे पास, अब इनको अगर मैं माइनस करूंगा, इसको ये 100 में से इसको नीचे लिखूंगा, तो x किसके बराबर है? 2.3737. इन दो को माइनस किया तो 100 में से 1 माइनस किया तो 99. x किसके बराबर हो गया? ये 37 पॉइंट वाले तो कट गए, 0 हो गए. तो ये मेरे को मिला 235. और x की, तो x किसके बराबर हो जाएगा? 235 divided by 99. और मेरा x क्या है? x तो वही है 2 पॉइंट. ऊपर क्या x किसको माना था हमने? सर 2.337. हाँ, तो यही तो हमने प्रूव करना था कि 2.37 जो है और 37 के ऊपर बार, ये मेरा x के बराबर है, और x को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूं, और ये शक्ल मेरा P अपॉन Q है. ठीक है.
Yes, sir. सबों को समझ में आया? Yes, sir. तो यही मेन चीज सीखने वाला है कि जो भी हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर दो प्रकार के हो सकता है। एक होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब वो नहीं, सीधा टर्मिनेटिंग ही लिखते हैं कि वो टर्मिनेट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2.5, तो ये तो आसान है, ये तो सीधा ही 25/10। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट नहीं होता है, वो एंड नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 2 अभी हमने एग्जाम्पल देखा 2.37 बार, और इसको भी हमने P/Q की शक्ल में लिखा। नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग था। सो ये एक एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग वाला, ये दूसरा एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये दोनों मेरे रैशनल नंबर बनते हैं, तो ये दोनों रैशनल नंबर है। तीसरा एग्जाम्पल है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो उसका एंड नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे यहां पे मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, वो रिपीट भी नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग है। ये तीसरा एग्जाम्पल है। ये जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इररैशनल है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे पाई जब हम देखते हैं वो है 22/7। जब हम 22/7 को डिवाइड करते हैं, एक्चुअली में अगर आप एक तो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, उसका आंसर आ जाता है 3.14285714285। वो चलते ही जाता है, अलग अलग नंबर आ जाते हैं। ये देखो कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, एंड भी नहीं हो रहा है, ये चलते ही जा रहा है। वो अलग बात है जब हम पाई के कुछ सम करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो हम ये बाकी के नंबर नेग्लेक्ट करते हैं, इनको भूल जाते हैं। तो हम बोलते हैं पाई जो है वो 3.14 के बराबर है या 22/7 के बराबर है। लेकिन अगर एक्चुअली में आप 22/7 को डिवाइड करो, यानी कि आप 22 को 7 से डिवाइड करो, तो आप देखोगे ये आगे चलते ही जाएगा। तो ये आगे चलते ही जाता है, और ये ना ही रिपीट होता है और ना ही एंड होता है। तो इसको हम बोलेंगे, इस नंबर को हम बोलेंगे इररैशनल। बस इतना ही है इसमें, इस चैप्टर में मेन चीज यही सीखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी 9th का दिखा रहा हूँ। इसमें ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। जैसे पहले आपने क्लासिफाई करना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इररैशनल है। तो ये 101 को ट्राई करना खुद, कई स्टूडेंट्स ने तो किया होगा। फिर उनको दूसरी एक्सरसाइज है 102, आपको क्लासिफाई करना है, बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इररैशनल है। फिर एक छोटा सा क्विज है
फिर ये राइटिंग फ्रैक्शंस एज रिपीटिंग डेसिमल, कन्वर्टिंग, रिपीटिंग, ये सारे यही चीजें हैं जो हमने अभी सीखी। ठीक है, तो इसका आप Yes, sir. एक बारी एक्सरसाइज को, या पूरी एक्सरसाइज जो है 101 से लेके 107 तक, इनको आप कभी भी कर सकते हो। अब 8 बज गए, तो अब हम 10th क्लास का करेंगे। ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, तो जिसने नहीं किया है 9th क्लास का, वो प्लीज इसको प्रैक्टिस करे। ओके, और अगर नंबर सिस्टम का कहीं नहीं समझ आ रहा है, जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसमें कुछ ये ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, तो इन ट्यूटोरियल वीडियोस को एक बारी देख सकते हैं। ये तो हो गया क्लास 9। अब क्लास 10 में कौन कौन है? बताओ भाई, क्लास 10 में कौन कौन है? क्लास 10 में गुड इवनिंग सर। सोनिया, गुड इवनिंग है, सोनिया है। और क्लास 10 में कौन है? रासिक तो 11th में है। 10 में और कोई है? शाश्वतम है। सर मैं हूँ। हाँ, शाश्वतम। तो बाकी स्टूडेंट्स भी अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही पहला टॉपिक वही है, नंबर सिस्टम। और इसका अगर हम देखें, पहला चैप्टर जो है वो क्या है? रियल नंबर। तो अब रियल नंबर क्या होता है, कौन बताएगा? रियल नंबर्स किनको कहते हैं? हाँ बताओ, निर्मला बताएगी, चलो। सर जिनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। सर आल नंबर। हाँ, सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। सभी मतलब उसमें होल नंबर भी आ गए, इंटीजर भी आ गए, रैशनल नंबर भी आ गए, और इररेशनल नंबर भी इंक्लूड हो गए। तो इसका अगर पूरे को एक ग्रुप बनाया जाए, ग्रुप को हम सेट भी बोलते हैं, इस पूरे का एक अगर सेट बनाया जाए, तो इन सभी नंबर्स को हम बोलेंगे रियल नंबर्स। ठीक है। सो इसमें ये चैप्टर 1 हमने मान लो कर लिया। इसमें मेनली आपको ये एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें फैक्टराइजेशन के, प्राइम फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइजेज है। उससे क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टर्स आते हैं ना बनाना? यस प्राइम फैक्टर्स तो हमने सीखा है छोटी क्लासेस में भी। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो हमारे को जो आउटकम मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसको हम मल्टीपल कहते हैं, और इन दोनों को हम फैक्टर्स कहते हैं। प्रोडक्ट भी तो कहते हैं। हाँ, प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब अभी फिलहाल हम मल्टीपल कहेंगे, प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो मैं अगर कोई नंबर दूं, एक बड़ा नंबर दूं, जैसे मैं कहता हूं 2 4 8 6। अब एक इस नंबर के मेरे को फैक्टर्स चाहिए। अगर मैं सिर्फ फैक्टर्स कहता हूं, वो तो कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। फैक्टर का क्या मतलब है कि जब मैं किसी नंबर को, मान लो एक नंबर है 24, अगर मैं 24 को दो नंबर, किसी भी दो नंबर से डिवाइड करूं, जैसे 3 से डिवाइड करूं, तो 3 अट्ठे 24, तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। जो ही मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, तो उसका मतलब है ये दो नंबर जो हैं इस नंबर के फैक्टर्स हैं। तो ये पहली बात तो ये समझनी है। ये अभी आगे हम अलजेब्रा पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसको पॉलिनोमियल है, आज हम वो शुरू करेंगे। तो पॉलिनोमियल में भी फैक्टर्स आ जाएंगे। अभी जैसे अलजेब्रा में
ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमें प्रोडक्ट, हमें इसका मल्टीपल या प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए बी। सर ए बी। सो हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी है इसके ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो कोई भी बड़ा नंबर अगर होगा, जैसे यही है 2 4 8 6, जरा मेरे को इसके कौन बताएगा फैक्टर्स? शाबाश, देखता हूं कौन बताएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैंने जानबूझ के पूछा है, थोड़ा सा एक प्रकार से क्विज जैसा है। देखते हैं दिमाग कौन लगाएगा। इसके फैक्टर्स बताओ। शाबाश। तो ये बड़ा इजी है, ये एकदम आपको दिखना चाहिए कि जो इसमें 1 की प्लेस पे है ये तो इवन नंबर है 6, तो 6 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ फैक्टर्स पूछा, मैंने आपसे प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछा। तो फैक्टर तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लो। 2 4 8 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 2 1 जा 2, फिर 4 नीचे आ गया, 2 2 ने 4, फिर 8 नीचे आ गया, 2 चुके 8, फिर 6 नीचे आ गया, तो 2 तिया 6, और फिर 0 हो गया। जो ही ये 0 हो गया, जब रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब है ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मेरे को ये दो फैक्टर्स मिल गए। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है ना, आसान। लेकिन अगर मैं प्राइम फैक्टर, अगर मैं बोलूंगा कि इस नंबर के मेरे को प्राइम फैक्टर्स चाहिए, तब तो आपको इस नंबर को और डिवाइड करना पड़ेगा और फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कब तक? जब तक सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर ना हो, और वो भी आपको आता है। अब जैसे अगर मैं बोलता हूं 2 4 8 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो आप एक एक प्राइम नंबर से डिवाइड करो। पहले 2 से करो, अब ये किससे डिवाइड होगा? अब देखो 3 से होता है क्या? 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, 3 से नहीं होगा। तो अब ये कहीं, अब किससे होगा ये? अब ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 6 का क्या रूल है कि वो 2 से भी हो जाना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। फिर इस तरह करते करते आप देखोगे 9 से भी नहीं हो रहा है, 10 से भी नहीं, 11 से देखें जरा। 11 का ही 11, तो एक बच गया, एक इसके साथ आ गया, 7 11 से हो जाएगा। 11 का ही 11, तो 3 बच गया, 3 और 3 33, तो 11 तिया। तो इसके अब 113 जो है ये किससे होगा? ये तो मुझे ये तो प्राइम नंबर ही लग रहा है ना? सर नहीं होगा ये। यस सर। ये शायद प्राइम नंबर ही, तो मेरे ये फैक्टर्स बन गए, ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। तो इसी तरीके से ये पहला चैप्टर जो है 10th का, वो बेसिकली प्राइम फैक्टर्स ही है। अगर आप इसमें देखो, यहाँ पे ये मैंने इसका चैप्टर कहाँ लिखा है, ये वाला, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे और HCF और LCM मिलेगा। HCF LCM तो मालूम है आपको, सबों को आता है ना। तो इस चैप्टर को हम यहीं छोड़ते हैं। हाँ, तो आप इसकी एक बेशक एक्सरसाइज ये वाली कर लेना, इसमें आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन सी एक्सरसाइज है ये? जहां पे ई लिखा हुआ है ना, ई, तो इनको आप करो 103 104 105। तो ये खान एकेडमी की
छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, काफी अच्छी होंगी, ये भी, ये वाला भी। तो आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या टाइम हो गया? अभी है हमारे पास टाइम। चैप्टर 2 जो है, बहुत टाइम है। हाँ, तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2, उसका चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल क्या होता है? कोई बता सकता है? सर मेरे पॉलीनोमियल, को बनता है पर वो हिंदी में। हाँ चलो हिंदी में बताओ। सर बहुपद जिसमें पद हो। जिसमें जिसमें कई सारे, पॉली का मतलब होता है मैनी, जिसमें बहुत सारे क्या पद। हो, क्या हो? पद। यस सर, पद। हाँ, पद को अंग्रेजी में हम बोलेंगे टर्म्स। टर्म्स, यस सर। कोई एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स होंगे। हमने एक्सप्रेशन और टर्म पढ़ा हुआ है ना। Yes, sir. हाँ, तो ये क्योंकि एल्जेब्रा का चैप्टर है, तो हम अगर वापस गूगल क्लासरूम में जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने अरेंज किया है। तो एल्जेब्रा जो है वो कहाँ पे है, आप यहाँ शुरू में देख सकते हो टॉपिक्स। टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्लासेस में मैंने सेम टॉपिक्स रखे हैं। तो एल्जेब्रा मेरा टॉपिक नंबर 15 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और चैप्टर 15 तक जाना है। 15, चैप्टर 14 एक्सपोनेंट्स है, चैप्टर नहीं, टॉपिक्स। फिर ये टॉपिक है एल्जेब्रा। और एल्जेब्रा को किसी को अगर रिवाइज करना है, मैंने हर टॉपिक के नीचे ट्यूटोरियल वीडियोस डाले हैं। तो अगर किसी को रिवाइज करना है तो आप इसको क्लिक करना, इसके अंदर जो लिंक होगा वो आपका वहां ले जाएगा, कहाँ पे, यूट्यूब पे। और जो एल्जेब्रा के वीडियोस हमने बनाए हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस, लिंक क्यों नहीं दिखाई दे रहे? फिर से क्लिक करता हूँ। आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास जब भी टाइम मिलेगा आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अरे चलो, इसको यहाँ लिंक आपको आएगा, उसको क्लिक कर लेना, तो वो आप ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हो। आज हम पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिर से चैप्टर 15 पे जाता हूँ। 15, अरे चैप्टर 15, सॉरी टॉपिक 15। हर टॉपिक के, जैसे एल्जेब्रा है, इस जो एल्जेब्रा के चैप्टर्स होंगे वो इसके नीचे ही होंगे। तो ये चैप्टर 2 है। तो आज हम ये करते हैं, इसको आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रा काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे 10th क्लास में, इवन 9th में इंपॉर्टेंट है। सो पॉलिनोमियल में ये क्या कह रहा है कि हमने 9th में एल्जेब्रा पढ़ा था, इनफैक्ट 9th में पॉलिनोमियल्स भी हमें पढ़ने हैं। ये कह रहे हैं 9th में हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल और उनके डिग्री। सो अगर कोई आपके पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं 4x + 2, 4x + 2, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसमें दो टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। अब 4x + 2 की डिग्री क्या है? डिग्री इस सर 1। हाँ, 1 1। क्यों? क्योंकि जो इसका वेरिएबल है उसका पावर 1 देखना है, है। उसका एक्सपोनेंट देखना है, वो तो 1 है। तो जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री होगी
कभी एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है 4x² + 2x + 3, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें कई सारे टर्म है। और इसकी डिग्री क्या है? 2 Sir, 2 2 हाँ, तो जो वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल x है, इसका इसका पावर 2 है, इसका 1 है। और 3 का क्या वेरिएबल है? आप इसको 3 को 3 मल्टीप्लाइड बाई x⁻⁴ भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एनी नंबर raised to power 0 is equal to 1. 1 So 3 multiplied by x⁻⁴ तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी डिग्री 2 2 हो जाएगी। तो ये तो आप लोगों को मालूम है। अब ये क्या कहता है? किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे अभी यही, अगर मान लो मैंने पॉलिनोमियल, हमने क्या लिखा था? 4, मान लो हमने लिखा था 4 4x + 2। इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, p मतलब ये एक पॉलिनोमियल है और जिसमें वेरिएबल x है, तो ऐसे भी आपको, px हाँ, px इज इक्वल टू 4x + 2। इसका कहने का क्या मतलब है? इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? इसका मतलब है कि ये जो राइट साइड में है, ये एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का हमने नाम रखा है px। x क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल x है। और पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल 4x + 2 है। तो इस प्रकार से हम, जो हम आम भाषा में, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आप लोगों को, या इंग्लिश में कर रहा हूं, उसको हमने मैथ की भाषा में लिख लिया। क्या मैथ की भाषा है? दैट px p(x) is equal to 4x + 2. And what does that mean? It means that this is a polynomial with variable x. Okay? And इसका अगर डिग्री क्या है, तो हम कहेंगे इसका डिग्री इज 1। 1. हाँ। इसी तरीके से ये एक पॉलिनोमियल है, 2y² - 3y + 4 is a polynomial in the variable p। तो इसको मैं py लिखूंगा और उसका डिग्री इज 2। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल है। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं यहां अलग से लिखूं, 7u⁴ - 3/2 u⁴ + 4u² + u - 8। अब ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें कई सारे टर्म्स हैं। सो वी विल कॉल दिस ए पॉलिनोमियल p। वेरिएबल इसमें u है, यहां हर एक जगह u है, तो मैं लिखूंगा p(u), ऐसे लिख सकता हूं इसको। तो ऐसे कई, अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे या एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें इस प्रकार से पॉलिनोमियल pu लिखा होगा। और इसका क्या डिग्री है इस पॉलिनोमियल का? Sir, 6. 6। वेरी गुड। क्योंकि जो इसका हाई वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वो तो यहाँ रहा, ये रहा u⁴ तो इसका डिग्री इज 6। फिर उसके बाद हमने सीखा है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे लीनियर इक्वेशन था, इक्वेशन भी तो एक प्रकार से एक्सप्रेशन ही होता है, उसमें सिर्फ बीच में इक्वल होता है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर सर हिंदी में पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद बोलते हैं। हाँ, ठीक है।
अब ये सारे फिर एग्जांपल्स लीनियर पॉलिनोमियल के, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख लो कॉपी में, अगर नया शब्द है, जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, डिग्री इक्वल टू 1, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि उसमें वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर 2 होगा, एक्स स्क्वायर। सर हाँ, लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? अभी बताता हूँ। क्वाड, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल तो होता है कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स हो। जैसे मान लो अभी हमने देखा 4x² प्लस 5x प्लस 2। अगर मैं केवल इतना लिखूं तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल बन गया। और इस पॉलिनोमियल को अगर मैं बोलूंगा डिग्री क्योंकि 2 है, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि लीनियर इक्वेशन और ये लीनियर पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? हाँ, अभी अब जैसे 4x प्लस 2 है, ये क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कई सारे टर्म है। 2 टर्म्स हैं, एक 4x है, एक 2 है, और ये क्योंकि पावर 1 है मैक्सिमम, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं बोलूं कि 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो ये क्या बन गया? अब इसके बीच में इक्वल आ गया, तो ये इक्वेशन बन गया। और क्योंकि डिग्री 1 है, तो इसको मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन। इतना ही फर्क है, जो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क है। एक्सप्रेशन ही तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल या इक्वेशन, सॉरी, पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन का मीनिंग है कि उसमें सिर्फ इक्वल नहीं लिया है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये किसके बराबर है वो आगे लिखा नहीं है। यूं ही मैं लिखूंगा कि ये किसी चीज के बराबर है, 10 के बराबर है या 0 के बराबर है, तो वो इक्वेशन बन गया। अब यस इसको, सर। इतना ही फर्क है। अब वो अलग बात है, इसको हम बाद में इसको हम ऐसे लिखते हैं, ax प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। यस सर। तो उसका, इसको, इस c को यहां ले जाओ, तो उसका मीनिंग तो वही हो गया, ax प्लस b इज इक्वल टू c। अब यहां यही है, a, b और c जो है वो इंटीजर्स हैं या नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं या रैशनल नंबर हैं। सो जैसे a के बदले मैंने 4 लगा दिया, x, b के बदले मैंने 2 लिख दिया, और c के बदले मैंने 0 लिख दिया। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है? सर ये तो हमारा कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट तो का मतलब ही है ना नंबर। कांस्टेंट ये क्या सर, होता है? तो बी भी हमारा नंबर क्यों आ रहा है फिर? ये सारे नंबर हैं, ए, बी एंड सी, दे आर ऑल कांस्टेंट्स। सिर्फ ए कांस्टेंट नहीं है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है लीनियर इक्वेशन में। सिर्फ ये वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें ए, बी एंड सी आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स मतलब एक नंबर है जिनका वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक, मतलब वो चेंज नहीं होता है। सिर्फ ये जो x है, ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज होगा। ये तो एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, वो कुछ भी हो सकता है। a 5 हो सकता है, b 6 हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है। c मान लो 0 है, तो फिर ये
इस 0 को अगर मैं मिटा दूं तो ये भी एक प्रकार से लीनियर इक्वेशन बन गया, क्योंकि इसमें c जो है वो 0 है, 0 को मैं मिटा सकता हूं। समझ आ रहा है? यस सर। Yes, चलो, sir. हाँ, तो ये तो ठीक हो। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि जहां पे डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हिंदी में क्या बोलते हो मुझे मालूम नहीं है। सर शायद द्विपद बहुपद। हाँ, ध्रुपद हो सकता है। ध्रुपद का मतलब ये होता है जिसमें 2 और जिसमें डिग्री 3 हो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं बोलूंगा y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन गया। और अगर मैं इक्वल का नहीं रखूंगा, मिटा दूंगा, तो ये सिर्फ इतना क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसके जैसे एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल, और उसको सिंपल तरीके से ये लिखते हैं, वही जैसे हमने लीनियर। अब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताओ? और इसमें साथ में लिखा है ए बी एंड सी एंड डी आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद इसके बदले इन्होंने लिखा है आर रियल नंबर्स। तो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो सिर्फ एक्स है और एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। अभी देखो यही लिखा है ना, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ये, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। ठीक है। एंड ए इज नॉट 0, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये तो क्यूबिक रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब ये पहला वाला टर्म है ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, अगर ए 0 हो जाएगा तो ये तो सारा ही 0 हो गया, तो ये तो मिट ही गया, तब तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। इसलिए साथ में इनको लिखना पड़ रहा है कि ए बी सी डी रियल नंबर है और ए जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि जो ही 0 हो जाएगा ये क्यूबिक नहीं रहेगा, ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। समझ आ रहा है? बताओ। Yes, sir. ठीक है। अब हमने मैं ऐसे लिख सकता हूं, व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर -3x -4, अब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है। क्वाड्रेटिक है ना? यस सर। Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4। फिर मैं आपसे पूछता हूं P0 किसके बराबर है? इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग है कि Sir, एक्स की इस जगह पर 0 zero. रखना है। एक्स का अगर अगर एक्स का वैल्यू 0 होगा तो P0 का क्या वैल्यू होगा बताओ? 0। 0 कैसे होगा? एक्स को 0 मान लो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। -4। So P bracket 0 is equal to -4.
या -4। तो इस प्रकार से आपको कई बार पूछा जा सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं कहता हूं x² + 3x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है विच इज इक्वल टू px, टेल मी p2, बताओ जल्दी से। तो x की वैल्यू 2, 4 x की वैल्यू 2 डालनी है, तो दिस मीन्स पहला टर्म क्या है, x 2² + 3 × 2 Sir, + 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 × 2 हो गया 6 + 4, 10 + 4 हो गया 14। सो p2 इज इक्वल टू। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे या कैसे समझेंगे कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसको मैंने उसका नाम क्या दिया, px, सो उस पॉलिनोमियल के अंदर अगर x की वैल्यू 2 आती है तो ये पूरा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 14 हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूं। ये जो मैंने ऐसे लिखा है ये मैथ की भाषा है, फर्क इतना ही है। उसको मैं इंग्लिश में या हिंदी में, हिंदी भी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक भाषा है, इसी तरह मैथ की अपनी भाषा है। और मैथ की भाषा है, सिर्फ बस इतना ही लिखा है, उसको कुछ समझाया नहीं है, वो आपको खुद समझना है। वो आप हिंदी में समझो या इंग्लिश में समझो या किसी भी भाषा में समझो, समझना मैथ को है। दैट px इज ए पॉलिनोमियल जिसको ऐसे लिखा गया है, एंड वेरिएबल का मीनिंग ये उसका वैल्यू वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। देयरफॉर अगर मैंने उसका x को 2 मान लिया तो उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 14 हो गया। अगर मैंने उसको p0 बोला तो उसका क्या वैल्यू हो जाएगा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़ा ना लगना चाहिए। Sir, सर 0। फिर से 0 कैसे हो गया, 4. 4 4, +4, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सो 4। ऐसे फटाफट आपको वैल्यू डालनी है उसमें। Now let us come back to the chapter. अब इसी को ये अंग्रेजी में समझा रहा है। इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, इन x का मतलब है कि वेरिएबल x है, एंड इफ k इज रियल नंबर, k is then the value obtained by replacing x by k in px is called value of px at x equal to k। अब इंग्लिश में लगता रहे ये तो बड़ा समझ, एंड इज डिनोटेड बाई पी के। यही चीज हमने सीखी है कि अगर एक पॉलिनोमियल है, अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, और अगर के एक एक रियल नंबर है, तो पी एक्स जो है, जो ये पूरा पॉलिनोमियल है, वो कुछ भी होगा एट एक्स, एट मतलब जब x की वैल्यू एट x इक्वल टू के, जैसे अभी हमने p0 बोला था, यानी कि उसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 0। इसी तरह अगर मैं उसको x को k मान लूं, जहां k एक रियल नंबर है, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट k। वो तो इतना सिंपल है। फिर हमने ये भी ऐसी जगह पर कुछ हो सकता है। अच्छा, अब हमने एक पॉलिनोमियल का, यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ ये लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ, ये दिख रहे हैं ना आपको,
ये दिख रहा है? यस सर। Ex इज इक्वल टू 2x+3, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मैं कहता हूं P0 इज इक्वल टू क्या होगा? 3। 3। हाँ, P0 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मेरे को, अब मैं कहता हूं PK, यस सर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सोचना, ये P0 इज इक्वल टू 3, ये तो ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं कहता हूं कि P ब्रैकेट K इज इक्वल टू 0, ऐसे बोल रहा हूं। तो आपको इसमें इसमें कि अगर ये x की वैल्यू को, अब मैंने x को क्या बना दिया? के। लेकिन मैंने इसको pk बोल दिया, यानी कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, तो मेरे को बताओ k की क्या वैल्यू होगी? उसका क्या मीनिंग हुआ? उसका मीनिंग हुआ कि ये जो ऊपर पॉलिनोमियल था, इसमें मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को अगर 0 बना दूं, तो मेरे को बताओ x की क्या वैल्यू है? अब x के बदले मैंने k बोल दिया, तो मैं इसको एक्चुअली ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर k के बदले, चलो मैं चलो x ही बोल देता हूं, पहले ये ऐसे समझो। px 0 के बराबर है, तो x की क्या वैल्यू होगी? कौन सर बताएगा? है px इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, पॉलिनोमियल क्या था मेरा? पॉलिनोमियल था 2x+3। ये आपने छोटी क्लास में भी किया है, अब सिर्फ ये है कि हम एक्सप्रेशन, वहां एक्सप्रेशन बोलते हैं, यहां हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं उसी चीज को। अब मैं कह रहा हूं 2x+3, क्यों? क्योंकि मैंने लिखा px 0 के बराबर है, तो इसको 0 बना दो। तो अब मेरे को बताओ x की क्या वैल्यू होगी? वेरी गुड, बताओ जल्दी से, बाकी सर लिख सीखने दिया। को लिख। हाँ, सो x की वैल्यू क्या होगी? शाश्वतम बताओ जल्दी से। निर्मला, सर सोनिया, -2। -3/2। सो ये जो वैल्यू है, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? तो इस वर्ड को लिखो एक बारी, क्योंकि ये कई बारी यहां पे लिखता हूं। क्या लिखना है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका क्या मीनिंग है? कि ऐसा ऐसा वेरिएबल का वैल्यू बताओ। इसका अगर मैं अंग्रेजी में लिखूं, एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अभी हमने देखा क्या क्या था पॉलिनोमियल? क्या था? 2x+3 एक पॉलिनोमियल था, 2x+3।
इसको मैं लिख सकता हूं px। अगर मैं आपको ये पॉलिनोमियल ऐसे दिखाऊं और मैं बोलूंगा व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि अगर इस पॉलिनोमियल को अगर मैं जीरो मान लूं तो x की वैल्यू क्या होगी। वो अभी आपने बताया x की वैल्यू 3/2 होगी। तो मैं कह सकता हूं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जब x जीरो हो जाएगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की ऐसी वैल्यू, सॉरी पॉलिनोमियल यस सर। नहीं p जीरो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है जब x की वैल्यू बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी जब हमारा सर पॉलिनोमियल, x की क्या वैल्यू होगी कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर बन जाए, ये पूरा जो px है ये जीरो बन जाए, तो x विल बी -3/2। सर हाँ अभी आपने कहा था कि ये पॉलिनोमियल में ये इक्वल टू जीरो नहीं होता है, हाँ वो तो लेकिन इक्वेशन में होता है, पर हाँ इसमें क्यों आया लेकिन फिर? क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, हम जीरो ऑफ है पॉलिनोमियल, ये इसका मीन एक, अब इसका एक अलग तरीके से इन्होंने बताया है। बात तो वही है कि ये तो सिर्फ इतना अगर हम देखें, सॉरी अगर हम 2x+3 को देखें, सिर्फ इतना देखें, तब तो ये पॉलिनोमियल है, वो तो ठीक है। लेकिन अब हम उसी चीज को थोड़े दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि अगर ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर है, अब उसको आप इक्वेशन बोलो वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से समझाया जा रहा है उसको भी तो समझना है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर है, वो अलग बात है कि ये तो इक्वेशन बन गई, वो तो ठीक है, लेकिन अब जो ये पढ़ा रहे हैं उसको समझना है कि अगर ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर है तो अब ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं एक पॉलिनोमियल है 2x+3, बस इतना ही बोल रहे हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। आप अगर कोई ये पूछेगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको समझना है ना कि वो क्या, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि इस पॉलिनोमियल को पहले आप जीरो के बराबर मान लो, फिर x की वैल्यू बताओ क्या है, और जो ये x की वैल्यू होगी इसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल। तो आपको ये समझना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। आज के लिए इतना काफी है। Yes, तो sir. आज का हमने मेन क्या सीखा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल देखते हैं। आपने 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस सर। शाश्वतम आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सर हिंदी में आप बता सकते हैं? हाँ हिंदी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है हिंदी में? सर नहीं मालूम सर, शायद नहीं पढ़ा हूँ। नहीं पढ़ा होगा, 9th में तो ये जरूरी है। ये सर ये पढ़ा हूँ पर हाँ, अब उसको कहते क्या है इंग्लिश ग्राफ में? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ग्राफ आता है ये। ग्राफ, हाँ जिसको ग्राफ भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो अगली क्लास में हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे और फिर
जो हमने आज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा, उसको हम देखेंगे कि वो कोऑर्डिनेट में कैसे हम दिखा सकते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो बना दो, वो तो इक्वेशन ही होगी। अभी रासिक ने बिल्कुल सही बोला कि कोई भी पॉलिनोमियल को आप अगर जीरो बनाओगे, फिर उसका हम जीरो निकाल सकते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और उसको हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझने की कोशिश करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में होगी। सर आज ये के लिए 9th का लग रहा है। 9th का नहीं, ये चैप्टर 10th का है। सर 9th का 9th है में कि तो नहीं? हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, उसी को हम 10th में इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, ये समझने के लिए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलो अब मैं क्लास एंड करता हूँ। ओके सर, बाय। ओके बाय, गुड नाइट। सर गुड नाइट Bye, सर। sir. Good night, sir.